हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम टू वनडे एग्जाम टारगेट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल वनडे एग्जाम टारगेट पर। यहाँ पर हम देखेंगे ज्योग्राफी से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये मेनली आपका है भारत का भूगोल। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का कलेक्शन आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। यहाँ पर आप सभी को पता है जैसे 3000 क्वेश्चन का जो टारगेट है वो हम कवर कर रहे हैं और ये सारे क्वेश्चन आपके NCERT की बुक से हैं। तो आज का आपका जो टॉपिक है वो भारत का भूगोल है और मेनली ये ज्योग्राफी का सब्जेक्ट है। तो ये जानिएगा, यहाँ से आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है। तो जितने भी क्वेश्चन करवा रहे सभी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा सेलेक्टेड है। क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर है। भारत और अफगानिस्तान के द्वारा बनाए गए मैत्री बांध का नाम क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ क्लास को करते हैं स्टार्ट। भारत और पाकिस्तान के द्वारा बनाए गए मैत्री बांध का नाम क्या है? क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर विकल्प भी है। ऑप्शन सी सही हो जाता है, सलमा बांध है। सलमा बांध को अफगान भारत मैत्री बांध भी कहा जाता है। अफगान, देखिए लिख देते हैं, अफगान भारत मैत्री बांध। अफगान भारत मैत्री बांध के नाम से भी जाना जाता है किसे? सलमा बांध को। इस बांध का निर्माण भारत के सहयोग से पश्चिमी हेरात में चिश्त-ए-शरीफ जिले में हेरात नदी पर बनाया गया, जो ईरान सीमा के नज़दीक है। ये तो जानकारी थी आपको। देखिए जून 2016 में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी ने इसका उद्घाटन किया। कब किया? 2016 में। किसने किसने किया? आपको मैंने बताया। 1700 करोड़ रुपए की लागत से तैयार हुई ये परियोजना है, ठीक है। और क्या है? 17,000 करोड़ रुपए की लागत से तैयार इस परियोजना से अफगानिस्तान के हेरात प्रांत की लगभग 75,000 75,000 हेक्टेयर भूमि सिंचित होगी और 42 मेगावाट क्षमता की बिजली उत्पन्न होगी। तो इतनी सारी जानकारी आपको मैत्री बांध या आप सलमा बांध या अफगान भारत मैत्री बांध, इन सभी के नाम से जिससे जानते हैं। तो इसके बारे में आपको मैंने डिटेल में बता दिया, कहाँ पर है, किस नदी पर है, ठीक। चलिए अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर। एक बार जितने भी स्टूडेंट वीडियो को देख रहे हैं फटाफट से वीडियो को लाइक करेंगे और अपने दोस्तों में लिंक को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलेंगे। तो अगला क्वेश्चन है, गारो पहाड़ियाँ फिल इन द ब्लैंक में स्थित हैं। कहाँ पर? उत्तराखंड, मेघालय, त्रिपुरा या राजस्थान? ऑप्शन आपका बी सही हो जाता है। गारो पहाड़ियाँ मेघालय में स्थित हैं। मेघालय में रहने वाली गारो, खासी और जैंतिया, गारो, खासी और जैंतिया जनजाति के नाम पर इन पहाड़ियों का नामकरण किया गया है। खासी पहाड़ी पर मेघालय की राजधानी शिलांग और चेरापूंजी स्थित है। बहुत इंपॉर्टेंट है। जो खासी पहाड़ी है इस पर मेघालय की राजधानी क्या है? शिलांग। तो मेघालय की राजधानी शिलांग स्थित है और चेरापूंजी स्थित है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है कि चेरापूंजी और शिलांग ये किस पहाड़ी पर स्थित है? तो मेघालय में खासी पहाड़ी पर। ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन आपका यहाँ पर बी सही हो जाता है। आ जाते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारतीय दंड संहिता का समुद्र में क्षेत्राधिकार फिल इन द ब्लैंक तक फैला हुआ है। भारतीय दंड संहिता का समुद्र में क्षेत्राधिकार कितना फैला हुआ है? ऑप्शन यहाँ पर हमारा सी सही हो जाता है। ऑप्शन सी 12 समुद्री मील। 12 समुद्री मील। भारतीय दंड संहिता का समुद्र में क्षेत्राधिकार 12 समुद्री मील तक फैला हुआ है। समुद्री सीमा से कटे फटे तट को सीधा करते हुए एक आधार रेखा खींची जाती है। जो ऐसे कटा फटा तट होता है उससे एक आधार रेखा खींची जाती है और इस आधार रेखा से 12 समुद्री मील किसी देश का प्रादेशिक क्षेत्र कहलाता है। तो इसे एक आधार दिया जाता है जो खटी फटी होती है, फिर उससे 12 समुद्री मील मापा जाता है। वो किसी देश का प्रादेशिक क्षेत्र होता है, 12 समुद्री मील। अगले क्वेश्चन पर हम चलेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन पर आएंगे। हमारा क्वेश्चन है, निम्न राज्य में से किस राज्य का भारत में जूट का प्रतिशत सबसे ज़्यादा है?
केरल, गुजरात, बिहार या फिर आपका है पश्चिम बंगाल। ऑप्शन यहाँ पर आपका डी सही हो जाता है, पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल राज्य का भारत में जूट उत्पादन का प्रतिशत सबसे ज़्यादा है। जूट उत्पादन में जो सबसे ज़्यादा प्रतिशत है ये पश्चिम बंगाल का है। इसे सुनहरा रेशा भी कहते हैं, सुनहरा रेशा, या फिर आप कह सकते हैं गोल्डन फाइबर, गोल्डन फाइबर के नाम से भी इसे जाना जाता है। ठीक है। और भारत विश्व का 35% जूट के सामानों का निर्माण करता है। कितने प्रतिशत? 35%। और दूसरा प्रमुख निर्यातक राष्ट्र है। और बात करेंगे अगर हम राज्य के, तो जूट के प्रमुख उत्पादक जो राज्य हैं पश्चिम बंगाल, बिहार है, उड़ीसा है और फिर मेघालय है। ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन, निम्न में से किस भारतीय पर्वत को ब्लू माउंटेन कहा जाता है? ब्लू माउंटेन किस भारतीय पर्वत को कहा जाता है? विंध्य, गया, रीमो या फोंगपुई? ऑप्शन यहाँ पर हमारा डी सही हो जाता है, फोंगपुई। इसे ब्लू माउंटेन के नाम से जाना जाता है। फोंगपुई, जिसे हम ब्लू माउंटेन के नाम से जानते हैं, ये पूर्वोत्तर भारत की लसाई पर्वतमाला, कौन सी पर्वतमाला? लसाई पर्वतमाला, और मिजोरम राज्य का सबसे ऊंचा पर्वत है। ध्यान दीजिएगा, मिजोरम। ये 2157 मीटर ऊंचा है। कितने मीटर? 2157 मीटर, जो दक्षिण पूर्वी मिजोरम में बर्मा की सीमा के पार ये स्थित है। ध्यान दीजिएगा, आपको एक कॉन्सेप्ट बता रहे हैं और जितने भी पॉइंट हम आपको बताते हैं सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। ये मिजोरम राज्य के लांगतलाई जिले में फोंगपुई राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत संरक्षित भी किया गया है, ये भी जानते रहिएगा। क्लियर। चलिए अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, नीलगिरी पर्वत निम्न में से किस प्रकार के पर्वत का प्रतिनिधित्व करता है? किस प्रकार के पर्वत का ये प्रतिनिधित्व करता है नीलगिरी? ऑप्शन यहाँ पर हमारा सी सही हो जाता है, फॉल्ट पर्वत। पश्चिमी घाट वास्तविक पर्वत श्रेणी नहीं है, पहले तो ये जानिए। जो पश्चिमी घाट है, पश्चिमी घाट ये वास्तविक पर्वत श्रेणी नहीं है। क्या है फिर? ये प्रायद्वीपीय पठार का ही एक भ्रंश कगार है। प्रायद्वीपीय जो पठार है इसका एक भ्रंश कगार है। ये भारत के पश्चिमी घाट के पर्वतमाला के रूप में प्रसिद्ध नीलगिरी पर्वत भारत के तमिलनाडु राज्य का एक प्रमुख, आप कह सकते हैं कि पर्यटन स्थल भी है। तो नीलगिरी पर्वत वास्तव में अवशिष्ट पर्वत चट्टानों के अपरदन के फलस्वरूप निर्मित है। इसे हम घर्षित पर्वत भी कहते हैं, घर्षित पर्वत भी कहते हैं। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी से हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे स्थिर पठार है? भारत का सबसे स्थिर पठार कौन सा है? मालवा का पठार, छोटा नागपुर पठार, दक्कन पठार या अमरकंटक पठार? ऑप्शन आपका सी से हो जाता है, दक्कन का पठार। दक्कन का पठार भारत का सबसे स्थिर पठार है। यह विशाल प्रायद्वीपीय पठार के नाम से भी जाना जाता है। यह पठार त्रिभुजाकार है। इसके उत्तर की सीमा सतपुड़ा और विंध्य पर्वत श्रृंखला द्वारा और पूर्व और पश्चिम की सीमा, पूर्व की सीमा पूर्वी घाट और पश्चिम की सीमा पश्चिमी घाट द्वारा निर्धारित होती है। यानी कि जो इस तरीके से ये पार्ट है, उत्तर की सीमा सतपुड़ा और विंध्य पर्वत है, पूर्व की पूर्वी घाट और पश्चिम की पश्चिमी घाट के द्वारा इसकी सीमा निर्धारित की गई है। मतलब ये इन दिशाओं में इससे ये सटे हुए हैं। ये पठार कितने राज्यों में फैला, ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया। तो ये पठार 8 राज्य में फैला हुआ है। ये भी पूछा गया इसका निर्माण किस युग में हुआ और किससे हुआ। तो आपको बता दें इसका निर्माण क्रिटेशियस युग में हुआ। इसका निर्माण किस युग में हुआ? क्रिटेशियस युग में हुआ। क्रिटेशियस युग में हुआ। और किससे हुआ? ज्वालामुखी उद्गार से निकलने वाले लावे से हुआ। ठीक, तो क्या आप बता सकते हैं कि दक्कन का पठार
किन प्रकार के शैलों से मिलकर के बना है? आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। अगर 100% सभी बच्चे रिप्लाई करेंगे मुझे बहुत अच्छा लगेगा, मुझे पता चलेगा आप लोग पीछे की क्लास किए हैं, ये CRT पढ़ते हैं। हम अगले क्वेश्चन पर आएंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, कौन सी नदी हैदराबाद शहर से होकर बहती है? आप लोग ईमानदारी से बताइएगा कि आपको क्वेश्चन कैसे लग रहे हैं, क्वेश्चन का कलेक्शन आपको कैसा लग रहा है। पसंद आ रहा है तो वीडियो को आप लोग शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने दोस्तों में, फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, जो भी आप सोशल मीडिया यूज करते हैं। क्वेश्चन है, कौन सी नदी हैदराबाद शहर से होकर के गुजरती है? तो विकल्प आपका यहाँ पर ए सही हो जाता है, मूसी नदी है। मूसी नदी किसकी सहायक नदी? एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया, तो आपका उत्तर होगा कृष्णा की सहायक नदी। इस नदी का स्रोत क्या है? इस नदी का स्रोत है अनंतागिरी पहाड़ी, जो तेलंगाना राज्य में स्थित है। कहाँ पर है अनंतागिरी पहाड़ी? ये तेलंगाना में है। इसी नदी के किनारे हैदराबाद शहर बसा हुआ है, ठीक है। और इस नदी पर बनाए गए बांध पूछे जाते हैं, तो हिमायत सागर, क्या नाम है? हिमायत सागर और उस्मान सागर। हिमायत सागर और उस्मान सागर इस नदी पर बनाए गए बांध हैं, जो हैदराबाद के लिए पानी के रूप में कार्य करते हैं, ठीक है। चलिए, अच्छा यहाँ पर ये देखिए, ये मीनाचिल, ये केरल के कोंडपम जिले में है, और ये नेत्रवती, ये पश्चिमी घाट यानी कि कर्नाटक से ये निकलती है। अगले क्वेश्चन पर हम चले। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बहुत अधिक नमी और भारी वर्षा वाली गर्म उष्णकटिबंधीय स्थिति किस फसल के लिए अनुकूल जलवायु है? ऑप्शन कौन सा सही होगा? तंबाकू, कपास, धान या जूट? तो विकल्प यहाँ पर हमारा डी सही हो जाता है, जूट है। जूट की खेती के लिए गर्म और नम जलवायु की आवश्यकता होती है। आप लोगों ने अगर CRT पढ़ा है तो डिटेल में मैंने आपको पढ़ाया है। इसके लिए 25 से 30 या 35 डिग्री 25 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड ताप चाहिए होता है। और अगर हम आर्द्रता की बात करते हैं तो 90% आर्द्रता इसे चाहिए। जूट की खेती के लिए 150 से 200 सेंटीमीटर 150 से 200 सेंटीमीटर वर्षा की भी आवश्यकता होती है। अगर हम भारत में जूट की औसत उपज की बात करते हैं तो 21.94 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर है, जिसमें पश्चिम बंगाल प्रथम राज्य है। अगले क्वेश्चन पर आएंगे हम। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर है। जोग जलप्रपात निम्नलिखित में किस भारतीय राज्य में स्थित है? जोग जलप्रपात निम्नलिखित किस भारतीय राज्य में स्थित है? गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश या मेघालय? ऑप्शन बी सही हो जाता है, कर्नाटक। ऑप्शन बी सही होता है, कर्नाटक में। जो जोग जलप्रपात है ये भारत के कर्नाटक राज्य में है, और किस नदी पर है ये पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये किस नदी पर है? शरावती नदी पर है ये, और इसकी ऊंचाई कितनी है? 250 मीटर है। इसका एक और नाम भी है, गरसोप्पा जलप्रपात। पृथ्वी के वातावरण की किस सतह में ओजोन परत पाई जाती है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मेसोस्फियर, आइनोस्फियर? विकल्प आपका यहाँ पे सही हो जाता है, बी स्ट्रेटोस्फियर में। स्ट्रेटोस्फियर या समताप मंडल जिसकी हिंदी है। इसके निचले भाग पर मुख्यतः 15 से लेकर के 35 किलोमीटर की ऊंचाई पर पाई जाती है। 15 से 35 किलोमीटर की ऊंचाई पे। समताप मंडल 12 से लेकर के 50 किलोमीटर। अभी मैंने बताया यह क्या काम करती है? ओजोन परत, अभी मैंने आज सुबह की वीडियो में बताया, ओजोन पर सूर्य से आने वाली पराबैंगनी विकिरण का अवशोषण करती है, अल्ट्रावायलेट रेज का। इन किरणों से किस पे इफेक्ट पड़ता है? त्वचा कैंसर होता है। सबसे ज्यादा किसका खतरा है? त्वचा कैंसर का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। सिख धर्म के संस्थापक निम्न में से कौन है? सिख धर्म के संस्थापक, उत्तर आपका यहाँ पे सही हो जाता है, डी गुरु नानक देव। गुरु नानक देव ने सिख धर्म की स्थापना की थी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। भूकंप की तीव्रता मापने का यंत्र क्या है?
आप जितने क्वेश्चन देखेंगे आप इसमें से 95% क्वेश्चन हम ईवीएस का करा चुके हैं। आपको 95% क्वेश्चन आप लोग यहाँ पे मेरा पढ़ाया हुआ पाएंगे। भूकंप की तीव्रता मापने वाला यंत्र है, विकल्प आपका यहाँ पे सही हो जाता है बी, सिस्मोग्राफ। ठीक, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है भूकंप तीव्रता का मापन रिक्टर स्केल एवं मर्केली स्केल पर किया जाता है। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है दक्षिणी गोलार्ध का सबसे लंबा दिन किस दिन होता है? 21 मार्च, 21 जून, 23 सितंबर, 22 दिसंबर। विकल्प यहाँ पे आपका कौन सा सही होगा? विकल्प यहाँ पे आपका सही हो जाता है डी, 22 दिसंबर को। ठीक है, सबसे बड़ा दिन दक्षिणी गोलार्ध में 22 दिसंबर को, और सबसे छोटा दिन कब होगा आप लोगों को कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है। चलिए हम आपको विकल्प दे देते हैं, 20 जून, 21 जून, 22 जून, 23 जून। चारों में से आपको कमेंट करके रिप्लाई फटाफट से तुरंत बताना है। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है सत्यार्थ प्रकाश के लेखक का नाम है। सत्यार्थ प्रकाश के लेखक का नाम क्या है? स्वामी दयानंद सरस्वती, विवेकानंद, राजा राम मोहन राय, मदन मोहन मालवीय। विकल्प यहाँ पे आपका सही हो जाता है स्वामी दयानंद सरस्वती। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है दयानंद सरस्वती ने एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? तो ये दयानंद सरस्वती ने ही दिया था। उन्होंने वेदों को भारत का आधार स्तंभ बताया। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। बिहू भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है? बिहू भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राजस्थान, तमिलनाडु, असम, उत्तर प्रदेश। विकल्प यहाँ पे आपका सही हो जाता है सी, असम का। यह नृत्य बिहू त्योहार के अवसर पर फसल कटाई के समय और नए मौसम के आगमन पर किया जाता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे, खाद्य श्रृंखला के परस्पर समूह को कहा जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये सारे क्वेश्चन हम करवा चुके हैं। खाद्य श्रृंखला के परस्पर समूह को कहा जाता है, विकल्प आपका यहाँ पे सही हो जाता है खाद्य जाल। ठीक है, खाद्य जाल में उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक। उत्पादक में पौधे, उपभोक्ता में जंतु, अपघटक में कवक और जीवाणु। इन सभी के मध्य गहरा संबंध होता है और ये उसको मतलब इस तरीके से पूरा वो खाद्य जाल उलझा हुआ। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। और एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह कैसा होता है? एक दिशीय होता है, एक ही दिशा में चलता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे आते हैं। वायरस संक्रमण से होने वाला रोग है, विकल्प यहां पे आपका सही हो जाता है सी, जुकाम। जुकाम, कॉमन कोल्ड की बीमारी किसकी वजह से होती है? वायरस की वजह से। राइनो वायरस के कारण होती है। ये वायरस नाक की म्यूकस मेम्ब्रेन को क्षतिग्रस्त करते हैं। कैसे फैलते हैं? बीमारी छींक, वायु, इन सभी के माध्यम से फैलती है। अगले, भारत में कृषि को प्रभावित करने वाला मौसम का सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा है? तापमान, आर्द्रता, पवन, वृष्टि। इनमें से हमारा ऑप्शन सही हो जाता है डी, वृष्टि। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। वायुमंडल की सबसे ठंडी परत कौन सी है? ध्यान दीजिएगा, सबसे ठंडी परत कौन सी है ये पूछा जा रहा है। तो विकल्प यहां पे आपका सही हो जाता है बी, मध्य मंडल। मध्य मंडल वायुमंडल की सबसे ठंडी परत होती है। मध्य मंडल, मीजोस्फीयर। इसका विस्तार धरातल से 50 से 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है। अभी मैंने बताया था आपको। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक ग्रीन हाउस गैस है? आपको बताना है सल्फर डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, आर्गन, मीथेन। ग्रीन हाउस गैस, विकल्प यहां पे आपका सही हो जाता है डी, मीथेन। ठीक है, जनगणना 2011 के अनुसार भारत में लिंगानुपात है कितना है? विकल्प यहां पे आपका कौन सा सही होगा?
ऑप्शन आपका ये सही हो जाता है 940 अनुपात 1000, यानी कि 1000 पे 1000 पुरुषों पर प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या लिंगानुपात में यही पूछा जाता है। तो अब आपको यहाँ पे बताना है, देखिए ये अनंतिम आंकड़े थे। अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत में लिंगानुपात कितना है? 943 है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस एक प्राणी को किसान का मित्र कहा जाता है? आसान सा लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये डिफरेंट एग्जाम में भी ये क्वेश्चन खूब पूछा जाता है। तो उत्तर आपका यहाँ पे सही हो जाता है बी, केचुआ। केचुआ को किसान का मित्र कहा जाता है। यह एक कृमि है। केचुआ एनालिडा संघ का सदस्य है। ध्यान दीजिएगा, कुछ भी एग्जाम में आपके पूछा जा सकता है, एनालिडा संघ का सदस्य है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किस राज्य की कोई समुद्री सीमा नहीं है? गुजरात, गोवा, राजस्थान, महाराष्ट्र। विकल्प यहां पे आपका सही हो जाता है सी, राजस्थान की। राजस्थान राज्य की कोई समुद्री सीमा नहीं है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। बहुत ही बढ़िया और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? आपको बताना है चारों विकल्प में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है। देखिए, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान हाथी के लिए, ठीक है, चलिए ये भी सही है। पेरियार राष्ट्रीय उद्यान हंगुल के लिए। मानस राष्ट्रीय उद्यान हाथी के लिए, सही है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान टाइगर के लिए। ऑप्शन आपके यहाँ पे सही हो जाता है बी, पेरियार राष्ट्रीय उद्यान हंगुल के लिए ये फेमस नहीं है। ऑप्शन आपका सही हो जाता है बी, पेरियार राष्ट्रीय उद्यान में जो मुख्य रूप से संरक्षित वन्य पशु है बाघ और हाथी है, इसीलिए ऑप्शन आपका बी सही नहीं है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। निम्नलिखित राज्यों में से किस में साइबेरियन सारस के लिए आदर्श प्राकृतिक निवास है? ध्यान से आप सभी को रिप्लाई करना है, तो विकल्प आप सभी के सामने है। राजस्थान, अरुणाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा। विकल्प यहाँ पे हमारा कौन सा सही होगा? वेरी गुड, वेरी गुड। ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाता है राजस्थान। राजस्थान के भरतपुर जिले में स्थित केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में साइबेरियन सारस सर्दियों में प्रवास करते हैं। यह स्थान साइबेरियन सारस के लिए आदर्श प्राकृतिक निवास है। ध्यान दीजिएगा, साथ साथ में जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट बताते चलते हैं। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, भारत का सर्वप्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? मोस्ट इंपॉर्टेंट, मार्क करिए और उत्तर बताइए आपका कौन सा सही है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान। विकल्प यहाँ पे आपका सही हो जाता है डी, कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान। कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान की जो स्थापना है, घोषणा वर्ष, वो कब है? पहले तो ये देखिए सब कहाँ कहाँ पे। कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश में, ठीक है, और राजाजी ये भी उत्तराखंड में। अच्छा, अब यहाँ पे देखिए सबके स्थापना वर्ष, ध्यान से देखते रहिए। कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान का स्थापना वर्ष 1936, कान्हा इसका 1955, उसके बाद दुधवा 1977, क्लियर हो गया। अब राजाजी 1983। तो सबसे पहले कौन है? कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय जैविक उद्यान स्थित है। भारत का राष्ट्रीय जैविक उद्यान, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मुंबई में, लखनऊ में, नई दिल्ली में, बेंगलुरु में। विकल्प आपका यहाँ पे कौन सा सही होता है? वेरी गुड, ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाता है सी, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतवर्ष का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है। भारतवर्ष का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अभी ऑप्शन आपको बताया गया।
कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, राजा जी, जिम कॉर्बेट, नंदा देवी में से विकल्प आपका यहाँ पे सही हो जाता है कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। ऑप्शन बी सही हो जाता है, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान।